नमस्कार मित्रों। कल मैंने आप लोगों को निकोलो मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दर्शन के बारे में बताया। कल मैंने बताया था कि दो चीज़ें थीं। एक कि वह मैकियावेली को डनिंग ने कहा कि वह अपने युग का शिशु है था, और दूसरी चीज़ मैक्सी ने कहा कि वह प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक था। आज इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन की आलोचना कर लेते हैं, उसके बाद उनके आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक होने पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैकियावेली की बड़ी आलोचना की गई। चूंकि मैकियावेली के बारे में कहा गया कि बड़ा कुटिल, धूर्त खुद था। अब उसकी आलोचना के बारे में तमाम बातें कही गई, कुछ तथ्य प्रस्तुत किए गए। जैसे पहला, मानव स्वभाव के बारे में उन्होंने किया था। मानव स्वभाव संबंधी दृष्टिकोण एकांगी। उनकी आलोचना करते हुए कहा गया मैकियावेली की, निकोलो मैकियावेली की, कि जो उन्होंने मानव स्वभाव के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए वह दृष्टिकोण एकांगी था। आपको याद होगा उन्होंने क्या कहा था मानव स्वभाव के संबंध में, कि मनुष्य कृतज्ञ, ढुलमुल, कायर, लोभी, झूठा होता है। यानी कि उन्होंने मानव स्वभाव के संबंध के एक पक्ष को देखा। अगर मनुष्य दुष्ट होता है, उसके आसुरी प्रवृत्तियों के बारे में ज़्यादा, उसके गलत प्रवृत्तियों के बारे में ज़्यादा व्याख्या उन्होंने। लेकिन अगर दूसरे पक्ष को देखा जाए कि अगर मनुष्य गलत होता है, मानव स्वभाव गलत होता है, तो बहुत सारे ऐसे मनुष्य होते हैं जिनमें सही स्वभाव भी होता है, जिनका स्वभाव सही होता है। अगर घृणा है तो प्रेम भी है, अगर अविश्वास है तो विश्वास भी है। बहुत सारे ऐसे दया, करुणा, प्रेम, विश्वास, ये सारी भावनाएं मनुष्यों में भरी हुई। तो मैकियावेली की आलोचना करते हुए कहा गया कि मैकियावेली ने केवल मानव स्वभाव संबंधी एक पक्ष को देखा, बल्कि आलोचकों ने कहा कि वह स्क्रिप्ट राइटर था, वह स्क्रिप्ट लिख रहा था, उस स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर जहां बैठा उसको उसने वहां बैठाया। कहीं ना कहीं मैकियावेली ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानव स्वभाव के केवल एक पक्ष की विवेचना की, जबकि दूसरा पक्ष मौजूद है, तमाम उदाहरण मौजूद है। प्रेम, करुणा, दया, त्याग, बलिदान के तमाम का उदाहरण मौजूद हैं इस संसार में। लेकिन उन्होंने केवल एक पक्ष की व्याख्या की, इसलिए मैकियावेली की आलोचना की गई। दूसरी आलोचना की जाती है कि मैकियावेली ने राजनीति में नैतिकता की उपेक्षा की। राजनीति में नैतिकता की उपेक्षा उचित नहीं। अगर मैकियावेली को देखा जाए तो मैकियावेली ने राजनीति में नैतिकता को त्यागने की बात कही। कहा कि राजा के लिए किसी भी प्रकार की नैतिकता आवश्यक नहीं, उसका एकमात्र उद्देश्य राज्य की सुरक्षा, राज्य को सुरक्षित रखना। लेकिन मित्रों, इस बात का ध्यान दीजिएगा, अनैतिकता चाहे कितनी ही क्यों न बढ़ जाए, लेकिन नैतिकता का स्थान नहीं ले सकती। अनैतिकता के नींव पे बनाए गए बिल्डिंग की नींव पे बनाए गए मकान को आप ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रख सकते। जिस भी शासन सत्ता में अनैतिकताओं का बोलबाला रहा है, इतिहास गवाह है कि उस शासन सत्ता को, उस राजवंश को, उस वंश को समाप्त होने में बहुत समय नहीं लगा है। तमाम उदाहरण इतिहास में मौजूद हैं कि अनैतिकता बहुत दिन तक नहीं चलती। तो जो उन्होंने राजनीति में नैतिकता की उपेक्षा की, हालांकि आज देखिए, आज राजनीति में नैतिकता का अभाव है, इसीलिए शायद आज व्यवस्थाएं दुर्व्यवस्थाओं में बदली हुई।
किसी भी राजनीतिक दल की कोई नैतिकता नहीं रह गई। कौन नेता कब किस दल में हो, कौन नेता कब दूसरे दल में चला जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। और इसी नैतिकता अनैतिकता का परिणाम था, राजनीति से नैतिकता को विहीन करने का परिणाम था कि हजारों वर्षों तक हम गुलाम रहे। तो कहीं ना कहीं गांधी मुझे याद आते हैं। गांधी ने कहा कि साधन और साध्य दोनों की पवित्रता आवश्यक है, यानी कहीं ना कहीं हमें नैतिक होना पड़ेगा। अगर हम नैतिक नहीं होंगे, राजनीति में ऐसी ही नैतिकताएं चलती रहीं तो निश्चित रूप से एक समय बड़ा बुरा है। इसलिए राजनीति से नैतिकताओं को निकाल देना निश्चित रूप से गलत है और यह उचित नहीं है। इसलिए मैकियावेली की आलोचना की गई। तीसरी आलोचना बताई गई कि मैकियावेली का दर्शन बहुत सीमित है, कला के दृष्टिकोण से बहुत संकुचित है। मैकियावेली के समय में मध्य युग समाप्त हो रहा था, आधुनिक युग की शुरुआत हुई। इस समय समाज में बहुत सारी चीजें थी और भी सारी चीजें थी, कला, दर्शन, साहित्य, लेकिन मैकियावेली ने इनको अपने चिंतन में, अपने राजनीतिक विचार में कोई स्थान नहीं दिया। और वह साहित्य, वह दर्शन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक समाज के सभी पहलुओं को लेकर वह न चले। जब समाज के सभी पहलुओं को टच करता है, उसको छूता है, तब जाके वह दर्शन वास्तविक रूप से मानवीय कल्याण के लिए हितकारी। जबकि मैकियावेली का दर्शन सीमित हो गया क्योंकि कला को कोई स्थान नहीं दिया गया और तमाम चीजों को, धर्म के उन ऐसे पहलुओं को चित्रित किया गया जो वास्तव में अगर कुछ गलत है तो कुछ अच्छा भी तो है, उस अच्छे पहलू को चित्रित करने का प्रयास नहीं किया। इसलिए मैकियावेली की आलोचना। एक चौथी आलोचना, कहा गया कि जो ऐतिहासिक पद्धति थी, मैकियावेली की पद्धति ऐतिहासिक थी। ऐतिहासिक पद्धति, जिस पद्धति से मैकियावेली ने अपना चिंतन दिया, उसका गलत प्रयोग किया। गलत प्रयोग। उन्होंने अपनी बात को, अपनी पुस्तक में लिखित बातों को साबित करने के लिए उन ऐतिहासिक पद्धति के गलत उदाहरणों को प्रस्तुत किया, उसको तोड़ा मरोड़ा, अपने हिसाब से पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग करके अपने हिसाब से, अपने स्क्रिप्ट, अपने कहानी को हिट करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए उन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अगर असत्य है तो केवल इसलिए है क्योंकि सत्य है। अगर बेईमानी है तो केवल इसलिए है कि ईमानदारी है। और किसी एक पक्ष को चित्रित करना और उसी पक्ष के लिए इतिहास से तथ्य और प्रमाण ढूंढ कर लाना निश्चित रूप से इस ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का दुरुपयोग था। इसलिए मैकियावेली की आलोचना की। अंतिम आलोचना, कहा गया कि मैकियावेली ने सैद्धांतिक पक्ष पर कम, व्यवहारिक पक्ष पर ज्यादा जोर दिया। देखिए, जो मैकियावेली था, मैकियावेली ने, अगर मैकियावेली को के चिंतन को देखें आप, तो स्पष्ट होता है कि मैकियावेली ने सैद्धांतिक यानी मूल्य के पक्ष पर कम जोर दिया, तथ्यात्मक यानी व्यवहारिक पक्ष पर ज्यादा जोर दिया। और कभी भी किसी भी तथ्य का मूल्यांकन हम सिद्धांत के हिसाब से ही करते हैं।
और मैकियावेली ने इस व्यवहारिक पक्ष को इतना जोड़ दिया और उस व्यवहारिक पक्ष में मानव स्वभाव की गलत प्रवृत्तियों, गलत व्यवहार को पर ज्यादा बल दिया, लेकिन उन सिद्धांतों पर बल नहीं दिया जो मानवता के सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों की विवेचना नहीं की, इसलिए मैकियावेली की आलोचना की गई। ये संक्षिप्त में मैकियावेली की आलोचना। आलोचनाएं तो हर विचारक की होती हैं और मैकियावेली की भी हुई। निश्चित रूप से मैकियावेली ने अपने चिंतन में एक पक्षी बातें की, इसलिए उनकी आलोचना। जिस तथ्य को हम जानना चाहते थे आज कि उन्हें आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक, आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक क्यों कहते हैं हम उन्हें आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक? भाई राजनीति विज्ञान का जनक हम अरस्तु को कहते हैं, लेकिन आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक के रूप में हम मैकियावेली का नाम लेते हैं। भले ही तमाम आलोचनाएं हुई हो, आलोचनाएं तो सबकी होती हैं, यूं तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हर सबकी आलोचना होनी भी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें उसके अंदर थी जिसके कारण से उन्हें आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक के रूप में जाना जाता है। और मैक्सी ने कहा भी कि वह आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक थे। कोकर ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया और दो कारण बताए। ध्यान से समझिएगा मित्रों, मैकियावेली के आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक होने के पीछे दो कारण कोकर ने बताए। पहला, उन्होंने बताया कि जो भी मैकियावेली ने लिखा, जो अपनी पुस्तकें लिखी मैकियावेली ने, प्रिंस हो, द आर्ट ऑफ वार हो, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस हो, जो भी किताबें लिखी, पुस्तकें लिखी उन्होंने, उसका प्रमाण उन्होंने धर्म ग्रंथों के बजाय इतिहास से ढूंढ के लाए। ध्यान दीजिएगा मित्रों, उन्होंने धर्म ग्रंथों से प्रमाण नहीं ढूंढे। आज के इसके पहले राजनीतिक चिंतन में अपने तथ्यों को साबित करने के लिए धर्म ग्रंथों से प्रमाण लोग ढूंढते थे, लेकिन उन्होंने धर्म ग्रंथों से प्रमाण नहीं लिए, उन्होंने इतिहास से उन प्रमाणों को ढूंढा, उन प्रमाणों को निकाला। इसलिए उन्हें कोकर ने आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा। एक दूसरा कारण और बताया, उन्होंने बताया कि मैकियावेली ने राजनीतिक प्रश्नों का परीक्षण, ध्यान दीजिएगा, कोकर ने कहा कि मैकियावेली ने राजनीतिक प्रश्नों का परीक्षण धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक, इन तीनों आचार विचार से मुक्त होकर किया। क्यों? क्योंकि अगर आप मध्य युग में देखें, पीछे जाएं मध्य युग में, तो मध्य युग में सारे राजनीतिक दर्शन के पीछे आधार क्या था? धार्मिक था, आध्यात्मिक था, या तो सामाजिक आधार था। लेकिन मैकियावेली ने राजनीतिक चिंतन की, राजनीतिक प्रश्नों की, राजनीतिक परीक्षणों की व्याख्या करने के लिए धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक, इन तीनों आचार विचारों से मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर व्याख्या की। इसलिए कोकर ने उन्हें प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक माना। इसके अलावा तमाम और भी चीजें बताई गई कि आखिर मैकियावेली को हम आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक क्यों कहें। तो पहला था, बड़ा महत्वपूर्ण है, इनको दिमाग में रखिएगा। पहला कि मैकियावेली ने राजनीतिक चिंतन को धर्म से के शिकंजे से मुक्त किया। अगर आपने पढ़ा हो मध्य युग के काल को, 1000 वर्षों के काल को, मध्य युग के 1000 वर्षों के 5वीं से 15वीं शताब्दी तक के युग को हम
मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन या अंधकार के चिंतन या धर्म के चिंतन का युग कहते हैं, कहा गया डार्क एज था। इस युग में हर प्रश्न का उत्तर धर्म। धर्म ने राजनीति को उठाना और बैठाना प्रारंभ कर दिया। राज सत्ता जो थी, राज सत्ता धर्म की सत्ता द्वारा नियंत्रित थी। सेंट अगस्टाइन, ग्रेगरी सप्तम, द थ्योरी ऑफ टू सोर्ट्स, कंस्टेंटाइन का दान पात्र, ये तमाम ऐसी विचारधाराएं थीं जिन विचारधाराओं ने राज्य की सत्ता पर धर्म की सत्ता का वर्चस्व स्थापित कर। पहली बार मैकियावेली ने राजनीतिक चिंतन को धर्म से मुक्त कर दिया। वो इहलोक और परलोक की बात करते थे। उसमें कहा गया कि ईश्वर के आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं होता, धर्म की सत्ता ने ही राज सत्ता को शक्ति सौंपी है, यानी धर्म की सत्ता के अनुसार राज सत्ता नियंत्रित होगी। मनमाने कर लगाए जाने लगे धर्म के नाम पर, और जनता के उन पैसों से चर्चों में आडंबर, भ्रष्टाचार, रंगरलियां मनाई जाने लगी, जिसका विरोध मैकियावेली ने किया और कहा इस चर्च राज्य संघर्ष में जो चर्च की सत्ता राज्य की सत्ता के ऊपर हावी हो गई थी, इस चर्च राज्य संघर्ष में मैकियावेली ने राजनीतिक सत्ता का साथ दिया और उन्होंने राजनीतिक चिंतन को धर्म से मुक्त कर दिया। देखिए, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की, कहा कि राज्य धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है, राज्य धर्म से नहीं चलता। राज्य का उद्देश्य शुभ, सुंदर, अच्छा और कल्याणकारी है। धर्म व्यक्ति के आध्यात्मिक भावनाओं का प्रसार है, वो उसका व्यक्तिगत प्रश्न है, लेकिन राज्य किसी धर्म के अनुसार संचालित नहीं होना चाहिए। इसीलिए उसने राजनीतिक चिंतन को धर्म के शिकंजे से मुक्त कराकर एक धर्म निरपेक्ष राजनीतिक चिंतन को जन्म दिया। इसलिए उसे हम आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक या प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक कहते हैं। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण कारण था, कहा गया कि राजनीतिक चिंतन को पुनः, यहां राज का अर्थ राजनीतिक है, राजनीतिक चिंतन को पुनः यथार्थवादी वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। ध्यान दीजिएगा मित्रों, मैकियावेली ने राजनीतिक चिंतन को पुनः यथार्थ वैज्ञानिक मैकियावेली ने राजनीतिक चिंतन को पुनः यथार्थवादी और वैज्ञानिक आधार पर समझिएगा इसको कि मध्य युग के पहले प्राचीन राजनीतिक चिंतन में जब प्लेटो, अरस्तु का चिंतन था, सोक्रेटिस का चिंतन था, उस समय विवेक की प्रधानता थी, तर्क की प्रधानता थी, विवेक के अनुसार, तर्क के अनुसार कार्य किए जाते थे। लेकिन मध्य युग में धर्म के शिकंजे ने इतना जकड़ दिया था विवेक और तर्क को कि विवेक और तर्क के ऊपर एक लेयर, एक पर्दा धर्म और आस्था का स्थापित हो गया, जिससे वह यथार्थवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पा रहा। तो जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो अरस्तु के समय था, उसे पुनः मैकियावेली ने जीवित किया। राजनीतिक चिंतन को पुनः तार्किक, विवेकशील, यथार्थवादी, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से जोड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि मैकियावेली वॉज ए फर्स्ट मॉडर्न रियलिस्टिक थिंकर। आधुनिक चिंतन में वह पहला विचारक था जिसने अनुभव के आधार पर, लोगों ने कहा मैकियावेलीवाद, उसने मना कर दिया कि ना, मैकियावेलीवाद नहीं, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा, मैंने तो जो समाज में देखा
जो राजनीति में देखा, जो दुराचार चल रहे थे, उसी की बस व्याख्या की और उसको समाप्त करने के लिए, उस धर्म के शिकंजे से मुक्त कराने के लिए उसने राजनीतिक चिंतन को पुनः एक यथार्थवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया, जो विवेक के आधार पे था, तर्क के आधार पे था। इसीलिए उसे हम प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक या राजनीतिक चिंतन का जनक कहते हैं। तीसरा तथ्य बताया गया, राजनीति को नैतिकता से मुक्त। पृथक, मुक्त नहीं, राजनीति को नैतिकता से पृथक। देखिए, अगर देखें इस दृष्टिकोण को तो वर्तमान में क्या है? वर्तमान में राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए अनैतिक से अनैतिक कार्य कर जाते हैं। शासन सत्ताएं अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश में सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए अनैतिक से अनैतिक कार्य करते हैं। जैसे भारत के बहुत सारे स्पाई जासूस हैं जो दुनिया के अन्य देशों में छुप कर रह रहे हैं ताकि उस देश के किसी आतंकवादी संगठन से देश को खतरा ना हो। देखिए, यह अनैतिक है, नैतिक नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, उसी अनैतिकता के आधार पर हम देश की रक्षा कर पा रहे हैं। एक लाइन है, एवरीथिंग इज राइट, लव एंड वॉर, प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज है। तमाम फिल्में, तमाम पुस्तकें, तमाम नाटक, उपन्यास, कहानियां अगर आप पढ़ें तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिख जाती। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि मैकियावेली ने व्यक्तिगत नैतिकता पर कभी प्रश्न नहीं उठाया। व्यक्ति की नैतिकता की को छोड़ने की बात वो नहीं करता। वो राज्य के लिए नैतिक अनैतिक होने की चिंता से मुक्त राज्य को करता है। क्यों? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राज्य का उद्देश्य अपने देश की सुरक्षा है, अपनी जनता की सुरक्षा है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति है। अगर इसके लिए अपने देश की अस्मिता को बनाने के लिए अगर अनैतिक से अनैतिक कार्य करना पड़े तो वो गलत नहीं है। अगर देखें तो जिस समय भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, वह उस कानून व्यवस्था की दृष्टि में अनैतिक था, लेकिन वास्तव में वो अनैतिक नहीं था। क्यों? क्योंकि भगत सिंह देश की रक्षा का उद्देश्य था, उनका देश को स्वतंत्र कराने का उद्देश्य था भगत सिंह। इसलिए उस कार्य को हम अनैतिक नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अनैतिक रूप से अंग्रेज शासन कर रहे थे हमारे ऊपर, और उनकी अनैतिकता का जवाब देने के लिए अगर हमने कोई ऐसा कार्य कर भी दिया तो कौन सा हंगामा बरप पड़ा। तो इसलिए राज्य का उद्देश्य क्या है? राज्य का उद्देश्य अपने देश की सुरक्षा, जान माल संपत्ति के, जनता के जान माल संपत्ति की सुरक्षा, जनता देश की सीमाओं की सुरक्षा, यह देश का, यह राजनीति का महत्वपूर्ण दायित्व है। और इसके लिए अगर नैतिकता को छोड़ना भी पड़े तो मैकियावेली कहता है कोई घबराने की जरूरत नहीं, नैतिकताओं को छोड़ देना चाहिए। यानी उसने राजनीति से ऐसी नैतिकताओं को पृथक किया। मैं फिर यहां कहता हूं कि उसने व्यक्तिगत नैतिकता की बात नहीं की, उसने राज्य की नैतिकता की बात। अक्सर आलोचक व्यक्तिगत नैतिकता पर आ जाते हैं, लेकिन मैकियावेली का उद्देश्य व्यक्तिगत नैतिकता की नहीं थी, बल्कि राज्य की नैतिकता की थी। और राज्य की सर्वोपरि नैतिकता यही है कि वह देश की रक्षा करे। इसलिए उसे हम प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक कहते हैं। चौथी चीज, संप्रभु राज्य। राज्य की अवधारणा का प्रतिपादक। ये संप्रभु राज्य की जो आधुनिक अवधारणा है,
जो गोदा ने, हॉब्स ने, ऑस्टिन ने दी, वास्तव में इसके बीज, इसकी नींव मैकियावेली ने ही डाल दी थी। मैकियावेली एक शक्तिशाली संप्रभु राज्य की बात करता है और मैकियावेली कहता है राज्य एक सर्वोच्च संगठन है। आमनी प्रोटेस्टेंट लेजिस्लेचर एक सर्वोच्च शक्ति संपन्न विधायिका की बात कर रहा है, यानी कह रहा है कि राज्य सभी संगठनों में सर्वोच्च संगठन है। तो जो आधुनिक संप्रभु राज्य की अवधारणा है, भले ही आप देखेंगे कि बोदा, ऑस्टिन, हॉब्स के चिंतन में आई, लेकिन उसके बीज, भले ही उसको प्रतिपादित नहीं किया मैकियावेली ने, लेकिन उसकी बात, उसके बीज मैकियावेली के ही चिंतन में विद्यमान थे। और वर्तमान में संप्रभुता, आधुनिकता का यह प्रमुख लक्षण है, संप्रभु राज्यों का लक्षण। इसलिए कहा जाता है कि निश्चित रूप से मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक था। पांचवा, राष्ट्रीयता का समर्थक। कहा जाता है कि 20वीं शताब्दी में जो राष्ट्रीयता की भावनाएं आई पूरी दुनिया में, उसका प्रेरणा मैकियावेली ही था। मैकियावेली का उद्देश्य, देखिए मैकियावेली देख क्या रहा था, उस इटली के फूट से दुखी था। उसकी अंतरात्मा इटालियन राज्यों के फूट से दुखित थी, उसकी दुर्दशा से दुखित थी। उस समय वह देख रहा था स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे बड़े राजवंशों को, बड़े साम्राज्यों, उसको इटली को भी ऐसे ही बड़े साम्राज्य के रूप में स्थापित करना, एक बड़े साम्राज्य को के रूप में स्थापित करने का सपना देखना। और यह तभी संभव हो पाता जब इटालियन राष्ट्रीयता की बात की जाती। सभी इटली के छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक इटालियन राष्ट्रीयता, एक इटालियन राष्ट्र की स्थापना तभी संभव थी जब इटालियन राष्ट्रीयता की बात की जाती। आधुनिक समय में राष्ट्रीयता की अवधारणा बड़ी प्रचलित है, आज दुनिया देख रही है इसको। हम भी कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीयता की बात करते हैं। अभी सुनीता विलियम्स आई हैं तो हम कहते हैं वो भारतीय मूल की हैं, राष्ट्र उनका भारत है, और कह के हम गौरवान्वित होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन में एक महत्वपूर्ण अवधारणा राष्ट्रीयता की अवधारणा थी, इसके भी बीज मैकियावेली के चिंतन में विद्यमान थे। इसलिए उन्हें प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक या आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक था। अंतिम पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण था, गणतंत्रवादी जनतंत्र का समर्थक। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण था। अगर मैकियावेली के चिंतन को देखें आप, तो मैकियावेली के चिंतन को देखने से स्पष्ट होता है कि वह एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करना चाहता था, लेकिन नहीं, वह केवल इटालियन राज्यों के फूट को समाप्त कर एक विशाल इटालियन साम्राज्य की स्थापना के लिए वहां एक निरंकुश राजतंत्र चाहता था। लेकिन वो अंतरात्मा से, हृदय से वो गणतंत्रात्मक जनतंत्र का समर्थक था। उसने कहा भी कि सबसे अच्छी व्यवस्था गणतंत्रात्मक जनतंत्र है। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि कोई भी व्यवस्था, जिस व्यवस्था में जनता का प्रतिनिधित्व अधिक से अधिक होता है, जनता अधिक से अधिक भाग लेती है, बहुत सारे लोग अधिक से अधिक भाग लेते हैं, वह व्यवस्था सबसे अच्छी होती है। इसीलिए उसने इटली को छोड़कर, इटली के विशेष परिस्थिति को छोड़कर उसने गणतंत्रात्मक जनतंत्र का समर्थन। सोचिए उसके गणतंत्रात्मक जनतंत्रवादी हृदय को, कि उसने कहा कि निर्वाचित राजतंत्र होगा। ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित राजतंत्र, यानी राजा वंशानुगत नहीं होगा, राजा निर्वाचित होकर जाए। मित्रों, ये कुछ तथ्य थे जिनके कारण हमने मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक या प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक कहा। अगर आप देखें तो मैकियावेली की बड़ी आलोचनाएं की गई। कहा गया मैकियावेली अनैतिक था, धूर्त था, कुटिल था, दुष्ट था, तमाम मैकियावेली की आलोचनाएं की गई। लेकिन ध्यान दीजिएगा
कि इन आलोचनाओं के बावजूद इस तथ्य से हम इनकार नहीं कर सकते कि मैकियावेली ने जो कुछ कहा वह उसके कहने के बाद घटित हुआ। उसके कहने के समय या पहले राजनीति में ऐसी घटनाएं घट रही थी कि शासन सत्ता प्राप्त करने के लिए आपस में राजवंशों में खूनी संघर्ष हो जाया करते थे, अनैतिक से अनैतिक कार्य कर दिया करते थे लोग, दूसरे राज्य को पराजित करने के लिए दूसरे विदेशी आक्रमणकारी को बुला लेते थे। तमाम हमारे भारत में भी तमाम इतिहास रहा है कि विदेशी आक्रमणकारियों का साथ हमारे ही देश के कुछ लोगों ने दिया, जिसके कारण ऐसी दुर्दशा हुई। तो केवल हम मैकियावेली को दोषी नहीं ठहरा सकते। उनकी आलोचनाओं के बावजूद इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि केवल मैकियावेली के कह देने मात्र से ऐसे राजनीति से नैतिकता विहीन नहीं हो गई, वह पहले से ही विद्यमान थी। बड़ी हिम्मत की बात होती है किसी तथ्य को उजागर करने में, सत्य को बोलना बड़ी हिम्मत की बात होती है। मैकियावेली में जो तथ्य पर्दे के पीछे छिपे थे उसको समाज के सामने लाकर रख दिया। इसीलिए कहा जाता है कि मैकियावेली एक रियलिस्टिक, अनुभववादी, यथार्थवादी राजनीतिक चिंतक था। इसलिए शायद हमें यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि निश्चित रूप से मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक था। मित्रों, यह मैकियावेली का कल मैंने पिछले वीडियो में मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत बताए, आज उसकी आलोचना और प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक होने के पीछे के कारण आप तथ्य रखें। आज का यह वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट जेआरएफ की तैयारी करने या किसी भी पॉलिटिकल साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, ताकि उन लोगों तक पहुंच सकें। अगर आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो उन तक ये पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।